एचडी टीचर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कल का जो टॉपिक है उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह मानव अधिकार प्रतिमान चल रहा था, जिसमें हमने कुछ इसकी शाब्दिक अर्थ और इसकी जो आवश्यकताएं हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम इसकी विशेषताएं सामाजिक प्रतिमान की और इसके अंदर कुछ जो सिद्धांत हैं उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो पहले इसमें सिद्धांत है अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता किसके लिए? विकलांग बच्चे या विमंदित बच्चे जो हैं या असमर्थ बालक हैं उनके लिए। जैसा कि भारतीय संविधान हमको ये बतलाता है कि अधिकार जो हैं, राइट जो हैं वो सभी के लिए समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, ठीक है, या किसी भी राज्य का वो निवासी हो। हम किसी के साथ भेदभाव पूर्वक किसी को अवसर प्राप्त करने के लिए रोक नहीं कर सकते हैं यदि वह अपने अनिवार्य योग्यता रखता है और वो सक्षम है। ठीक है, तो ये मानसिक प्रतिमान के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत आता है ये हमको ये बतलाने की कोशिश करता है कि संविधान की नज़र में सभी समान हैं और वह किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर उत्तरदायित्व जो है वह रख सकते हैं यदि वह अपने पद के लिए अपनी आवश्यक जो योग्यता है या जो अपना अनुभव है या वो सक्षम है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। उसको स्वस्थ जो समाज है वो उसको रोक नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट इसका भेदभाव रहित। भेदभाव रहित यानी जैसे कि पहली क्लास में चलता आ रहा है हमारा जो समावेशी है वो उसके अंदर दो कैटेगरी हैं, सामान्य और असामान्य। सामान्य जो बालक रहते हैं उनका अधिकांश से ये दबदबा रहता है कि इनको असामान्य बालकों को हम आगे बढ़ने नहीं दें, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो या कई सालों से ऐसे बालकों के साथ सही रूप से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसलिए उनके संग क्या हो जाता है, भेदभाव की जो भावना है वो दिखाई देती है, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे आपका कोई और क्षेत्र हो। इस चीज़ को रोकने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है कि सभी जो कैटेगरी हैं, श्रेणी हैं, वे समाज के पटल पे एक समान अपना अधिकार रखते हैं। सभी को अपना अवसर प्राप्त करने का अधिकार, अपना जीवन यापन करने का अधिकार या अपने स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भेदभाव जब तक नहीं मिटेगा तब तक आपका जो मानव अधिकार प्रतिमान है उसका भी कोई औचित्य नहीं रहेगा। तीसरा आता है इसमें सहभागिता और चौथा है उत्तरदायित्व का। ठीक है, ये जैसे कल मैंने आपको बताया था इसके दो मूल तत्व हैं, सहभागिता और उत्तरदायित्व। सहभागिता यानी आप असमर्थ बालक हैं उनके कार्य में आप क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सहयोग किस आधार पे कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना के आधार पे। ये नहीं कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बालक जो रहते हैं वो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो एक तरीके से अंतर्मुखी होता है। वो उनका होने के कारण क्या होता है कि वे शुरू से ये देखते आ रहे हैं कि हमारे प्रति जो समाज जो है, जो स्वस्थ समाज है, वो हमारे प्रति किस तरीके से का दृष्टिकोण रखता है। इसलिए स्वस्थ जो व्यक्ति हैं उनको ये आगे आने की ज़रूरत है कि उनके कार्य में वो क्या करें, सहयोग करें, अपनी सहभागिता को प्रदर्शित करें। अगला पॉइंट है इसमें उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मतलब ऐसी कोई संस्था जो कि ऐसे बालकों को कार्य में क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है, तो उनका ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह ऐसे बालकों का सही रूप से लालन पालन, देखभाल या उनको शिक्षा की जो अवसर है उनकी समानता या रोजगार की समानता, इन सभी का वो क्या करे, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले। ठीक है, ये नहीं कि आपने अधिकार बना दिए हैं, सरकार ने अधिकार बना दिए हैं, वो केवल फाइलों में रह गए हैं। वास्तविक पटल पे या प्रायोगिक तौर पे यही कह सकते हैं व्यवहारिक तौर पे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, यानी सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों रूप से जो विकलांग बालक हैं, असमर्थ बालक हैं, उनका हमको सहयोग करने की आवश्यकता होगी, तभी ये जो बालक हैं, ऐसे बालक जो हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। ठीक है, ये आपके सिद्धांत हो गए हैं।
अगला इसमें टॉपिक आता है मानव अधिकार के प्रतिमान की विशेषताएं। इसकी दो कैटेगरी जो हो गई हैं उसको हमने बांट दिया है। पहला जो है इसमें नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, जिसका अंतर्गत पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसको? जो आपके असमर्थ बालक हैं। यदि हम देखते हैं कि कक्षा के अंतर्गत ऐसे बालक यदि आपके साथ अध्ययन कर रहे हैं तो स्वस्थ बालक जो रहते हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो वे हर तरीके से सक्रिय रहते हैं और अध्यापक की नज़र में भी रहते हैं। लेकिन ऐसे बालक जो रहते हैं वो कक्षा में किसी एक जगह पे वो अपना बैठ के अध्ययन करते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि हम जो है इन बालकों की तरह खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते हैं या अध्यापक से अपनी अंत्यक्रियाएं नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि आप भी हमारे तरह ही एक सहपाठी हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको भी स्वतंत्रता है कि आप भी अपना सवाल जो है या आपके मन में जो भी शंका है वो अध्यापक से पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो कार्य है इसको प्रारंभ करने की शुरुआत जो है वो कौन करेगा? कक्षा का अध्यापक। दूसरा इसमें समान न्यायिक। समान न्यायिक यानी जिस तरीके से हमारा संविधान जो है प्रत्येक श्रेणी, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे कोई धर्म का है, कोई जाति का है, चाहे वो लिंग का है, अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, यदि हम देखते हैं कि इसके कोई भी न्याय के आधार पर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो भारतीय संविधान ने प्रत्येक के लिए क्या बना रखा है? धाराएं बना रखी हैं, उनको न्यायालय में सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे कि इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो महिला है उनके लिए संविधान ने पहले ही कानून बना दिया है, लेकिन महिलाएं जो हैं इन कानून के प्रति सजग नहीं है, उन तक वो यही नहीं पहुंच पाए कि हमारे लिए कानून क्या क्या बना है। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सजगता की या सशक्तिकरण की। इसी तरह जो हमारा दूसरा कैटेगरी है कि कौन विकलांग या असमर्थ बालक, उनके लिए भी हमें समान न्याय की आवश्यकता पड़ती है। वह भी कोर्ट का या न्यायालय का सहारा ले सकते हैं यदि उनका कोई शोषण कर रहा है। अगला इसमें हिंसा व शोषण मुक्त अधिकार। ये जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है एक दूसरे से ही कनेक्ट रखता है। हिंसा व शोषण क्यों? क्योंकि जो बालक हैं, विकलांग बालक या असमर्थ बालक, वो किसकी तुलना में अलग हैं? वो स्वस्थ बालक की तुलना में अलग हैं, जिससे जो समाज के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी शारीरिक या मानसिक रूप से उनको प्रताड़नाएं देते हैं। उस प्रताड़ना को वो सहन नहीं करें, क्योंकि सरकार ने आपको क्या दे रखा है? कई सारे अधिकार या राइट्स दे रखे हैं। उस अधिकार का उपयोग करके आप उनको न्यायालय में सजा दिला सकते हैं। तो उनको एक तरीके से अपना जीवन जो है वो भय मुक्त रूप से जीवन जीना चाहिए। अगला इसमें स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन। जब उनको अपने जो भी न्याय है उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, तब वो ये भी जान सकते हैं कि हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अपना सम्मानपूर्वक जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। यदि कोई हमको प्रताड़ित करेगा या हमको किसी तरीके से वो शोषित करेगा तो, ठीक है। दूसरा हमारी कैटेगरी आती है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। इसमें पहला है शिक्षा का अधिकार। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, शिक्षा जो है वो सभी के लिए समान है। इसमें हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रख सकते हैं कि हमने लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं देनी है, लड़कों को ज़्यादा शिक्षा देनी है, क्योंकि भारत जो है वो कैसा पुरुष प्रधान देश है, ठीक है। दूसरा है आपका धर्म के आधार पे हमको हिंदुओं को ज़्यादा देनी है, दूसरे धर्म को कम देनी है। तीसरा आधार है कि ये राजस्थान का निवासी है, दूसरे राज्य को हमको कम शिक्षा देनी है। ये गलत है, क्योंकि इस भारत का जो संविधान है इन सभी को हटा करके एक तरफ वो केवल और केवल किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? शिक्षा पे। हमको सभी को समान रूप से शिक्षा देनी है, क्योंकि शिक्षा है वो सभी के लिए समान है। दूसरा है रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। जब हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी में जब अप्लाई करते हैं या आपके जो निजी नौकरी में अप्लाई करते हैं तो सभी के लिए कैटेगरी बनी रहती है, ठीक है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे किसी और उनका पैरामीटर्स हो। उसमें हम ये देखते हैं कि ऐसे जो विकलांग बालक हैं, असमर्थ बालक हैं, उनकी भी एक तरीके से क्या रहता है? एक आरक्षण रहता है, कोटा रहता है, जिसके अंतर्गत वह उस अपनी न्यूनतम योग्यता को हासिल करते हुए अपने उस नौकरी को वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे स्वस्थ बालक है और जो सामान्य बालक है या आपका जो तीसरा वो है विशिष्ट बालक, वो सभी जने जो है वो अपना रोजगार आरामपूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अगला है पुनर्वास। पुनर्वास की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि
जब आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसे बालक बालिकाएं होती हैं जो कि समाज से कुछ अलग हटके हैं, तो उनको समाज के जो लोग हैं उनको एक साथ रहने नहीं देते हैं। तो सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि उनके लिए पुनर्वास जो है वो स्थापित किया है। पुनर्वास यानी उन्हें आवासित करना, यानी उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था करना है। वो किसका दायित्व हो जाता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। क्यों? क्योंकि समाज के अन्य व्यक्ति जो है उनको अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। लास्ट है इसमें संवैधानिक और सामाजिक सुरक्षा। संवैधानिक, क्योंकि जो संविधान है वो किसको ध्यान में रख के बनाया गया है? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि भारत का जो भी नागरिक होगा वह भारत को एक तरीके से सुरक्षित ही रहेगा। उसको यदि कोई दिक्कत आती है तो वो न्यायालय का दरवाजा वो खटखटा सकता है, अपने अधिकार को वो सुरक्षित रख सकता है। तो आज के क्लास में मैंने आपका जो प्रतिमान थे वो आपके चारों प्रतिमान मैंने पढ़ा चुका हूँ, और आपकी जो ये पहली यूनिट जो है उसमें एक लास्ट पॉइंट रहेगा। उसके बाद जो आपकी जो पहली यूनिट है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। थैंक यू।